नमस्कार, शून्य काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर बात होती है तो बात दूर तलक जाती है, चाहे विषय कोई सा भी हो। ताजा मामला जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक गलियारों में कि एक के बाद एक नए मामले सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ उन मामलों को उठाने में लगी है तो भाजपा उस पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात अगर उदाहरण के तौर पर कर ली जाए तो बस्तर में जो आदिवासी जेलों में बंद है उनको लेकर अब नई सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आपके दावे के अनुसार नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो ऐसे में जो नक्सलवाद के सहयोगी के तौर पे कथाकथित नक्सलियों के रूप में जिन आदिवासियों को जेल में बंद किया गया उन्हें छोड़ा क्यों नहीं गया। बीजेपी कह रही है कि सरकार का वादा है, वादा पूरा किया जाएगा, किसी के साथ अहित नहीं होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इससे पहले अगर उनकी रिहाई हो जाए तो बस्तर में एक और नया अध्याय लिखा जा सकता है। लेकिन इस पर सियासत भरपूर हो रही है। सियासत की वजह क्या है और परिणाम क्या होगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नक्सली रिहाई की मांग पर सियासत तेज। कांग्रेस ने रखी लंबित मामलों की समीक्षा की मांग। पटनायक समिति ने की कार्रवाई की अनुशंसा। न्याय प्रक्रिया होगी तेज या सियासत। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सफाया हो चुका है। बस्तर को सबसे बड़े दर्द से मुक्ति मिल चुकी है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध बस्तर देश विदेशों से आ रहे सैलानियों का मन मोह रहा है। लेकिन इन सब के बीच तथाकथित नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में जेलों में बंद आदिवासियों की कसक दूर नहीं हुई है। सालों साल की मांग के बाद भी मामला विचाराधीन ही है, जबकि हार्डकोर से लेकर सामान्य नक्सलियों तक के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था और उन दुर्दांत समर्पित नक्सलियों को आज भी स्पेशल ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है। इन सब के बीच जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस ने 15 अगस्त से पहले सबकी रिहाई की मांग की है। मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक लक्ष्य यह भी था, बहुत लोगों को रिहा भी किया गया था, न्यायिक प्रक्रिया भी थी। अब अगर यह कहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो छोटी छोटी घटनाओं वाले आरोपियों को मुक्त करना चाहिए। हत्या जैसी वारदात के नक्सलियों को छोड़ दिया गया, पर मुखबिरी करने वाले आदिवासियों को अभी तक बंदी बनाना ठीक नहीं है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो ये लोग तो वो हैं जो छोटी छोटी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी वारदात करने वाले लोगों को तो मुक्त कर दिया, जो घोषित हैं कि जिन्होंने हत्या जैसे भी वारदात में हिस्सेदारी निभाई। अब कोई मुखबिरी के नाम पे या किसी दूसरे नाम पे अगर बंदी बनाया गया है, उनको अभी भी बंदी बनाए रखना ये फिर दोबारा एक गलत प्रकार की भावना को जन्म दे सकता है। इसमें संवेदनशीलता से और तत्परता से इनको रिहा करना चाहिए। आदिवासियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 31 मई 2021 तक 718 मामलों के निराकरण या वापसी से 944 आरोपियों को लाभ मिला था। इनमें पटनायक समिति की सिफारिश पर 594 मामले वापस लिए गए थे। अब सालों बाद ये मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। कांग्रेस की मांग पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। सरकार ने जो वायदा किया है वह पूरा होगा। मामलों की जांच की जा रही है और इस पर जल्द सरकार संज्ञान लेगी। देखिए, सरकार उसकी समीक्षा कर रही है। उस मामलों की सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। मामलों की समीक्षा हो रही है और उस पर निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी। बस्तर में बंदूक की लड़ाई खत्म होने का दावा है। अब सवाल न्याय की प्रक्रिया का है। ना निर्दोष जेल में रहें, ना दोषी को कानून से बाहर राहत मिले। मुद्दा सिर्फ रिहाई का नहीं, मुद्दा है बस्तर के आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा। बहरहाल कांग्रेस की 15 अगस्त की डेडलाइन करीब है। सरकार इससे पहले क्या फैसला लेती है यह भी देखने वाली बात होगी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ की सियासत में खास करके बस्तर को लेके इन दिनों चल रही है। कांग्रेस की मांग अपनी तरफ, बीजेपी की बातें अपनी तरफ। अब इन्हीं बातों को लेके करते हैं चर्चा कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी और इसका परिणाम क्या होगा। तीन बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से उमेश घुड़मुड़ी जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े तेज तर्रार तरीके से पार्टी के पक्ष डिबेट में रखते हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, मुख्य प्रवक्ता अपने पार्टी के, बड़े लंबे समय से टीवी डिबेट में अन्य माध्यमों से पार्टी के पक्ष को रखते हैं। धनंजय जी आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने और समझने वाले अनिल पुरसत्कर जी हमारे साथ हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, बस्तर में बंद आदिवासियों, जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर चर्चा, मांग या सियासत कोई पहली बार नहीं है। दशकों से ये चर्चा चल रही है, दशकों से इस पे सुनवाई चल रही है। क्या कुछ हल हो पाएगा, या जिस तरह से लाल आतंक के खात्मे की बात कही जा रही है, तो ये जो जेल में बंद है क्या ये बाहर आ पाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आपका सवाल जायज है और मैं समझता हूँ इस पर सरकार को वाकई गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत समय से बात हो रही है। और जब आप कहते हैं कि लाल आतंक से हमारा बस्तर मुक्त हो गया, आप आदिवासियों को ले जाके राष्ट्रपति के सामने में प्रस्तुत करते हैं, वो बताते हैं कि बदलता बस्तर कैसा है, बस्तर बदल गया है, तो सब कुछ बदल गया है, तो उनकी तकदीर क्यों नहीं बदल रही है जो जेल में बंद है? क्या वो नक्सली थे या वो नक्सली हार्डकोर आप हार्डकोर नक्सलियों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हो, लेकिन जो संदिग्ध, मतलब उन पर कोई बहुत बड़े बड़े मामले नहीं है, सिर्फ वो मुखबिरी के आधार में जो जेल पे रहे वहां के युवा, वो तो जेल में सड़ी रहे। ना उनका ट्रायल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना आप उस पर ना केस फ्रेम कर रहे हो, ना उनको रिहा कर रहे हो। तो सबसे पहले तो, और फिर उनका क्या अधिकार नहीं है छूटने का? उनका अधिकार नहीं है जमानत का। आप किस आधार पर उनको जेल में रखे हुए हो, कब तक जेल में रखे हो और कब तक, और फिर समीक्षा ही होते रहेगी। मतलब मैं तो सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनके बयान सुनकर हैरान रहता हूं कि ये बोलते समीक्षा होगी। अरे किस चीज की समीक्षा करोगे? आपने कह दिया लाल आतंक से हम बस्तर मुक्त है। अब आपने आपके ही हिसाब से कोई नक्सली बचा नहीं, तो फिर जो जेल में बचे हैं, जो दुर्दांत नक्सली थे, जिन्होंने जघन्य हत्याएं की थी, जिन्होंने जघन्य वारदात की थी, उनको तो आपने माफ कर दिया, और जो कुछ नहीं किए हैं वो सजा भुगत रहे। तो या तो उनका दुर्भाग्य कह लीजिए या हमारे सरकार की निकम्मापन। ठीक, चल जरा जवाब दीजिएगा कि जब आप कह रहे हैं कि सरकार का किया हुआ वादा है विफल नहीं होगा, तो इंतजार कब तक? देखिए अवधेश जी, नक्सलवाद और छत्तीसगढ़, और नक्सलवाद के साथ साथ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलियों का खात्मे का विषय हो, या पुनर्वास नीति के साथ जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ी, और स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि जो जंगल में हथियार बंद नक्सलियों का पुनर्वास हो सकता है, वो मुख्य धारा में लौट सकते हैं, तो सरकार इस बात को लेकर भी पूर्ण रूप से संवेदनशील है और गंभीर है कि जो लोग सलाखों के पीछे हैं, अन्य अन्य कारण उसके हो सकते हैं, उन तमाम विषयों पर भी सरकार गंभीर है। और इस विषय में भी जो नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं, पुनर्वास केंद्रों के अंदर में हैं, उनके माध्यम से भी जो जेल के अंदर में बंद नक्सली हैं अन्य अन्य मामलों के अंदर में, उनसे भी उनका मुलाकात कराया जा रहा है। और साथ ही साथ चाहे पेरोल का विषय हो, जमानत का विषय हो, और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, क्योंकि अलग अलग मामले हैं, केवल छत्तीसगढ़ राज्य का ही विषय नहीं है, अन्य राज्यों के अंदर के भी वारदात है और भी मामले उसमें मर्ज है, तमाम विषय हैं, और इसके भी कानूनी पहलू है। उसके कानूनी पहलू की समीक्षा के साथ ही साथ पिछले ही महीने में माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आला अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के जो मामले हैं उसका एक संकलन करके, एक आंकड़ों के साथ इसकी समीक्षात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते हुए इसमें हम कैसे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और एक कदम और आगे बढ़कर के मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से बस्तर के विकास की परिकल्पना हो रही है, जो पुनर्वास कर चुके नक्सली हैं उनको भी साथ में लेकर के, हमारे आदिवासी भाई बहन उनको भी साथ में लेकर के, और उन्हीं के परिवार के तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं जुड़ाव है जो सलाखों के पीछे भी है,
और इसमें इसलिए भी मैं कहूंगा कि पटनायक कमेटी का भी जिक्र हुआ। 2018 घोषणा पत्र कांग्रेस का तमाम विषय है, 19 में कमेटी बनी, 19 से लेकर के तमाम उसमें पहल हुए, 22 के आते आते तक वह कमेटी अचानक गायब हो गई। 22 के बाद उस कमेटी का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और वहां से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत विस्तारित हो गया, मैं लौटता हूं आप पे। धनंजय जी, आखिरी शब्द उमेश जी का ये था अभी कि 2022 आते आते कमेटी गायब हो गई, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे। जवाब दीजिए। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि उमेश घोड़मनी जी कह रहे हैं कि कमेटी गायब हो गई। भाई, वो सरकारी रिकॉर्ड में कमेटी बना है, पूर्व जस्टिस हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके लगभग 594 से अधिक केसों में जो जेल में बंद निर्दोष आदिवासी उनको रिहा करने का काम किया है। सवाल ये उठता है कि कमेटी गायब होकर कह रहे हैं, तो ये सरकार को उसको जवाब देना चाहिए। बहुत गंभीर मसला है कि कमेटी गई कहाँ। तो सरकार का जवाब दे ही ना, सरकार जवाब दे कमेटी गई कहाँ। भाई, सरकार में आज है ना भारतीय जनता पार्टी, और 2022 में गायब है, तो गायब की हो गई कि गायब कर दिया गया इस सरकार के द्वारा, सरकार बनने के बाद? क्योंकि ये तो बहुत चीजों को गायब करने वाले लोग हैं, ये भी जांच का विषय है। दूसरी बड़ी बात, जब सरकार ये दावा कर रही कि प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से आजादी मिल गई है, और जो दुर्दांत नक्सली थे, कहूंगा अब तो समर्पित हो चुके हैं, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, जिनके ऊपर में झीरम घाटी कांड के लिए जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर शहीद वीके चौबे के लिए जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर हमारे हजारों नागरिक और जो हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं शहादत की जिम्मेदारी है, उनको सरकार ने आत्मसमर्पण नीति के तहत उनके सारे अपराध माफ कर दिए। उनके लिए लाल कारपेट बिछाया गया, उनके गुलाब के फूल दिए गए, उनको राष्ट्रपति जी से मिलाया गया, उनको विधानसभा भवन मिलाया गया, उनके साथ मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी भोजन कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं। जब सरकार की खुद कह रही कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, और कांग्रेस सरकार ने जो कमेटी जो बनाया था उसमें बहुत निर्दोष लोग जो रमन सरकार के दौरान जेल में थे उनको बाहर किया गया, तब क्या जेल में जो निर्दोष आदिवासी हैं, जिन्हें या तो संदेह के आधार पर नक्सली मानकर या मुखबिर मानकर या किसी अन्य मामलों में नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया, क्या उनको आजादी का हक नहीं है? आजादी के 75 साल में ये पूरा प्रदेश और देश देखेगा जो नक्सलवादी थे, जिन पर हत्या के आरोप है, जिन पर बस्तर के विकास को बाधित करने का आरोप है, जो जिनके ऊपर संविधान को नहीं मानने का आरोप है, वो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ तिरंगा लेकर जिंदाबाद के नारा लगाएंगे, क्योंकि वो आत्मसमर्पण कर दिए। और जो शक के आधार पर बंद है जेलों में, उनकी आजादी सरकार छीन ली है। इसीलिए हमने कहा कि 15 अगस्त के पहले इन सबकी रिहाई होनी चाहिए, और सरकार ये कर सकती है। सरकार FIR को शून्य घोषित कर सकती है, FIR भी सरकार ने किया है, और 4.5 महीना से अधिक हो गया नक्सलवाद खत्म होने का दावा को। इन 4.5 महीनों में सरकार ने उस दिशा में काम क्यों नहीं किया है? क्यों उन बेगुनाह लोगों को बाहर नहीं किया गया है? क्यों सरकार इसमें नाकाम रही है? सरकार इवेंट करने में मस्त रही है, सरकार इवेंट कर करके नक्सलियों के साथ घूमने में मस्त रही है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं या जिन पर आरोप लगा है, उनके दिशा में सरकार ने क्यों नहीं सोचा है? और तो उनकी कहीं ना कहीं आजादी छीनना है। तो इसी विषय को हमने कहा कि सरकार 15 अगस्त के पहले उन सबको रिहा कर दे, ताकि वो भी तिरंगा झंडा फहरा सके, वो भी आजाद हो सके, और नक्सलवाद खत्म होने के जो दावे है उसके बाद बस्तर की स्थिति को देख सके। ये उनका अधिकार है, नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है, और इस सारे चीजों को पूरा करने की दायित्व और जिम्मेदारी सरकार पर है, पर सरकार के लोग तो अपने में मस्त हैं। ठीक है, ठीक है। उमेश जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगा। 8 मार्च 2019 वो तारीख थी जब पटनायक कमेटी का ऐलान किया गया, गठन किया गया। पहली बैठक में 313 मामलों को वापस लेने की अनुशंसा कमेटी ने की। दूसरी बैठक जब हुई तो 627 मामलों को वापस लेने के लिए अनुशंसा की गई। आपने एक जिक्र किया कि प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा सारे अधिकारियों को बुला के कि मामलों को कंपाइल किया जाए, लेकिन जब पटनायक कमेटी बनी ना, उनके सामने 23,000 आदिवासियों के मामले को विचार करने के लिए रखा गया था। आंकड़े में मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अनिल जी करेक्ट करेंगे उसको, लेकिन जब सरकार के पास डेटा है कि 23,000 मामले उस समय सुनवाई के लिए रखे गए थे और छोड़ दीजिए उस डेटा को, 2024 से 26 तक आपकी सरकार में जब एंटी नक्सल ऑपरेशन अपने चरम पे था, तब 2218 आदिवासियों की गिरफ्तारी हुई नक्सल मामले में। रिपीट कर दे तो 2218। और कौन से आंकड़े आपको चाहिए?
देखिए अवधेश जी, आपने ठीक कहा और जिन आंकड़ों को आपने रखा है उन्हीं आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए हमको बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि पटनायक कमेटी की रिपोर्ट 23,000 से अधिक मामले उसमें थे, उसमें 5,700 के आसपास कुछ अन्य राज्यों में गए हुए मामले थे और 16,000 के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर के मामले उसमें निकल करके आए थे। इसमें आंकड़ों में कहीं कोई वो नहीं है। अब विषय निकल करके आता है कि कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि न्यायालय में वो प्रक्रिया और कई ऐसे मामले हैं जिसमें 10-10 साल हो गए हैं, उनमें उनकी पहल का विषय हो, अपनी जिरह का विषय हो, अपने मुद्दों को न रख पाने को, ऐसा निश्चित तौर पे ये पूरे तमाम मामले हैं। इसी के साथ साथ इसी पटनायक कमेटी की रिपोर्ट में ये भी आया था आगे चल करके कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें 302 है, 307 है और गंभीर अपराध के मामले हैं, उसको समीक्षात्मक दृष्टि से अपने उसमें ला करके, कमेटी में ला करके उसकी रिहाई की दृष्टि से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसमें कानूनी पेच है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसको लेकर के भी सरकार वर्तमान में समीक्षा कर रही है और उस समीक्षा के आधार पर वकीलों की कमेटी बना करके भी इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इतने सारे मामले हैं, वो अलग अलग मामलों को फिल्टर करके उन अलग अलग मामलों में कौन कौन लोग सलाखों के पीछे है, उसमें क्या बेहतर विकल्प कानूनी दृष्टि से हो सकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कानूनी तरीके से ही होगी, क्योंकि अंततः निर्णय वहां पर न्यायाधीश को लेना है और न्यायाधीश के समक्ष वो पक्ष सरकार की तरफ से बहुत मजबूती से रखा जाए, इस प्रयास में सरकार है। और सरकार की नीति स्पष्ट है। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो बंदूकधारी जो नक्सली थे वो आत्मसमर्पित होकर के उनका पुनर्वास हो गया, तो स्पष्ट रूप से हमारा मानना है जो लोग निर्दोष हैं, जो सलाखों के पीछे हैं, उनका तो 100% पुनर्वास होना चाहिए और इसी नीति पर सरकार आगे काम कर रही है। और आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि विलंब क्यों? विलंब का कारण यही है कि कानूनी कुछ प्रक्रियाएं हैं। और मैं तो पटनायक कमेटी की भी याद दिला दूं, 22 मैंने जिक्र किया कि वो गायब हो गई, उसका तात्पर्य यह था कि 22 के बाद उन्होंने आगे क्या किया और क्या प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये अचानक से गायब हो गया। वहां से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट में आया था कि जो गंभीर मामले हैं वो कानूनी प्रक्रिया से ही जाएंगे। और एक बात और कह दूं मैं, क्योंकि 22 के बाद वो पटनायक कमेटी अपनी रिपोर्ट में यह भी दिया था कि सरकार के स्तर पर उसमें और आगे क्या पहल की जा सकती है, उसके सुझाव भी उस समय में दिए गए थे। क्या तात्कालिक भूपेश सरकार ने उस पर विचार किया, विचार करते हुए इस दृष्टि में आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सरकार गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए समीक्षात्मक दृष्टि से इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी और पुनर्वास का हक जिन्हें है उनको मिलकर। मैं आगे एक सभी तौर पे पढ़ देता हूं अनिल जी, उसके बाद मैं आऊंगा पटनायक कमेटी से जुड़े मामले पे जो डेटा है वो कहता है कि 365 नक्सल के संबंधित मामलों की स्पीड ट्रायल के लिए लाया गया। 124 मामलों में 218 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया। सुकमा 109, बीजापुर 47, दंतेवाड़ा 36, कांकेर 6, कोंडागांव 9, नारायणपुर 9, राजनांदगांव 2। कौन से आंकड़े में गोल गोल सरकार घूमे पे बताइए जरा अनिल जी, और कौन से आंकड़े चाहिए? पटनायक कमेटी ने काम कर दिया, रिहाई हो गई, स्पीड ट्रायल हो गया। अब उमेश जी कह रहे कि वकीलों की टीम बना के कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, तो फिर एक आदमी भी, मैं आंकड़े हजारों में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक आदमी भी जेल के पीछे क्यों रहेगा, सलाखों के पीछे? अभी सबसे बड़ी बात यह है, जो जंगल में थे, जो खुलेआम घूम रहे थे, जो गोलियां चला रहे थे, जो खून बहा रहे थे, उनको हथियार डालने का मौका तो मिल गया क्योंकि वो खुले थे। और जो पहले आपने उनको बंद करके रखा है, ठोस निर्दोष लोगों को, वो हथियार डालते हैं तो किसके सामने डालते हैं? तो जो जेल में बंद कर दिए, वो आप उनको आत्मसमर्पण का मौका भी नहीं दिए हो, और जो आत्मसमर्पण कर चुके उनको रिहा कर चुके, और इनको अब आत्मसमर्पण का मौका भी नहीं है। अरे आज ये स्वतंत्रता दिवस के दिन तो जो सामान्य अपराधी रहते हैं जेल में, जिनका आचरण अच्छा रहता है, उनको तक रिहा कर दिया जाता है। जो सामान्य जो जघन्य अपराधी भी रहेंगे, लेकिन उनका अगर जेल में आचरण अच्छा, उनको तक रिहा कर दिया जाता है। तो क्या आपको, क्या नक्सलियों में एक भी आदमी नहीं मिला आचरण अच्छा उसका, जिसको छोड़ सके आप? और सबसे बड़ी बात यह है, आज आप आंकड़ों को इकट्ठा करना, कंपाइल करना, ये सब बात कर रहे हैं। अरे आज तो डिजिटल एज है, आप एक बटन दबाएंगे, आपको तो है 1 मिनट में आपको जो है पूरे जो किस जेल में कितने नक्सली जो है, नक्सलियों के आरोप युवक बंद है, वो आपको मिल जाएगा। फिर आपको किस बात की देरी है? और दूसरी बात,
ये सब जब आपने पुनर्वास नीति घोषित की थी तो उस समय तो इस पर सारा विचार हो चुका है। कानूनी पहलू पे विचार करने के बाद ही पुनर्वास नीति बनी थी और पुनर्वास नीति में आपने साफ साफ घोषित किया था कि जो समर्पण करेंगे हम उनको रिहा, उनके सारे जो जघन्य नक्सली थे उनके आप मामले वापस ले सकते हो, उसमें आपको कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। और इसमें कानूनी अड़चन आ रही है जो विचाराधीन है, जिन पर कोई सजा नहीं हुई, जिन पर कोई फैसला नहीं हुआ, जो सजा याफ्ता थे, जो जिन पर इनाम है, जो लाखों रुपए के इनाम थे, उनको आपने 1 मिनट में रिहा कर दिया, 1 मिनट में उनको दूध से धुला दिया। और जो बेचारे जो विचाराधीन है, जिन पर कोई बड़ा मामला भी नहीं है, वो सड़ रहे हैं जेल में। तो ये तो ये तो हंसने वाली बात है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और उन बेचारों की तकदीर पर रोया जा सकता है जो जेल के पीछे बैठे हैं। ठीक, धनंजय जी, कैसे काम चलेगा साहब? निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, इस जेल में बंद जो निर्दोष लोगों की पीड़ा को और इस सरकार के नाकामी को उजागर करने का काम किया है। अभी आपने जो पटनायक कमेटी की जो रिपोर्ट और उनके आंकड़े जो दिए हैं कि 23,000 आदिवासियों के मामले उसमें आए थे, उसको सरकार को करना था, मतलब सारे डाटा तो कलेक्ट थे। बिल्कुल सही। उमेश जी ने और बाइफरकेट किया कि 5,270 मामले अन्य राज्य के थे, 16,000 के करीब छत्तीसगढ़ के थे। इतनी क्लियरिटी डेटा तो खुद उमेश जी के पास है, प्रवक्ता के पास में है। इसलिए डाटा अगर न्यायिक आयोग के पास में है, फिर देरी क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, हमारी जब सरकार थी ना तो नक्सलवाद यहाँ पे था प्रदेश में। उस दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतें थी कि जेल से रिहा होते हैं तो कहीं नक्सली के सहयोगी न बन जाए या नक्सलियों के जो मुखबिरी के जो आरोप है वो ना हो सके। तो एक थोड़ी तकनीकी दिक्कत तो उस समय थी। लेकिन आज जब प्रदेश को केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है, देश को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिए हैं, फिर सवाल तो उठते हैं ना, जब नक्सल मुक्त राज्य और देश की घोषणा हो चुकी है, फिर ये बेचारे निर्दोष लोग क्यों जेल में रहे? पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरे नक्सली हैं जिन पे हत्या के आरोप हैं, विकास बाधित करने का आरोप है, जवानों की शहादत के आरोप हैं, नेताओं की हत्या के आरोप हैं, उनके साथ तो इसमें सरकार और सरकार के मुखिया लाल कार्पेट बिछाकर घूम रहे हैं, हवाई यात्रा उनको करवा रहे हैं, विधानसभा घुमा रहे हैं, उनके साथ बैठ के रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं। लेकिन जो निर्दोष है, जो पीड़ित है ना, क्योंकि उनके ऊपर ना तो अभी नक्सली होने का कोई प्रमाण साबित हुआ है, न नक्सलियों के सहयोगी होने का प्रमाण साबित हुआ है, लेकिन जेल में बंद है क्योंकि वो असहाय लोग हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी कानूनी अप्रोच है, ना पैसा है, और डर और भयभीत है उनके परिवार के लोगों के बीच में। तो सरकार को एक ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए था। जब नक्सलवाद खत्म हो गया, जब आप अपने सरकार बनने के बाद जब भाजपा नेताओं के आप FIR वापस ले सकते हैं, उनके पर चल रहे मुकदमे वापस ले सकते हैं, तो ये तो नागरिक हैं छत्तीसगढ़ के, इस पे पहल क्यों नहीं हुई? 4.5 महीना हो गया है, आप 4.5 महीने में से इवेंट कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता विदेश घुमा रहे हैं, अच्छी बात है। उनके साथ आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो तिरंगा लेके चलने वाले लोग थे, जो आजादी जिनके अधिकार था, उसको आपने जेल में बंद कर दिया है। और जो आजादी के खिलाफ थे, जो तिरंगा के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे, उनके साथ आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये सरकार की भेदभाव नीति है, ये आदिवासियों के ऊपर अत्याचार है। हम तभी मांग कर रहे हैं कि 15 अगस्त के, जिस प्रकार से अनिल जी ने कहा कि आप 15 अगस्त सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए। कैदियों की रिहाई हो गई, अलग अलग जेलों जेलों भाई, ये तो सारे मतलब पावर सरकार के पास में है भाई। जब आप गृह मंत्री पर दर्ज मुकदमे वापस ले सकते हैं, अपने नेताओं पे दर्ज मुकदमे वापस ले सकते हैं, तो भाई निर्दोष आदिवासियों ने क्या बिगाड़ा आपका? और आप खुद नक्सलवाद खत्म की बात कर रहे हैं, तो सरकार की नीति में कहीं न कहीं भेदभाव है या अन्याय है उनके साथ में। ठीक है उमेश जी, न्याय संगत कानून के दायरे में रह के आप आश्वासन कुछ दे दीजिए साहब कि जल्दी होगा, कुछ तो ऐसा बोल दीजिए ना, क्योंकि 3.25 साल बीत गए सरकार के, 2.25 साल बचे हुए हैं। 3.25 साल में डेटा कंपाइल करने के बाद, कानूनी पहलू को समझने के बाद, कब उसकी स्पीड ट्रायल होगा, कब लोगों को न्याय मिलेगा? बड़ी उम्मीद है लोगों को, जरा बताइए। देखिए, अभी आपने कहा 2.25 साल बचे हैं, उसमें सब कुछ हो जाएगा और इस बात का भरोसा तमाम छत्तीसगढ़ वासियों को है। भले कांग्रेस इस पर सवाल उठा करके राजनीति करने का प्रयास करते रहे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सरकार इन तमाम मसलों को अवधेश जी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और कोई विषय, कोई प्रकरण न्यायपालिका में अगर विचाराधीन है तो उसको कानूनी पक्ष को समझते हुए उस पर बेहतर तरीके से सरकार अपना पक्ष रखते हुए कदम आगे बढ़ाएगी तो उस पर बेहतर परिणाम आएंगे। और केवल राजनीतिक माइलेज लेना, राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है। राजनीति करना हमारा मकसद होता तो नाना प्रकार के कांग्रेस की तरह बयान दे देते कि भैया जेब में सबूत है, सबूत नहीं निकाले, और तमाम तरह के फर्जी बता देते एनकाउंटर को। तो ये राजनीति करने वाला विषय इनका अलग है।
लेकिन वास्तव में धरातल पर जो काम हो रहा है, चाहे बस्तर के विकास का विषय हो, बस्तर को नक्सल मुक्त करने का विषय हो, और मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भी निर्दोष आदिवासी भाई बहन गलत कारणों से सलाखों के पीछे हैं, उसको लेकर के सरकार गंभीर है और उनका भी पुनर्वास हमारी जिम्मेदारी है और वो हम कराकर ही रहेंगे। और इस बात का विश्वास उन तमाम लोगों को है। लेकिन इस विषय पर भले राजनीति कर लें, कांग्रेस के वो लोग राजनीति करने आ रहे हैं जो हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली को जिनके लोग आइडियल मानकर बैठे हैं, किस प्रकार का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की दिशा और दृष्टि किस दृष्टि में और किस दिशा में है। लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बस्तर का विकास, नक्सली पुनर्वास, और केवल नक्सली पुनर्वास वो नहीं जो जंगलों में थे, जो सलाखों के पीछे भी हैं, उसकी भी हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। हम उससे मुकर नहीं रहे, हम उससे भाग नहीं रहे। 10 सेकंड में अनिल जी के पास जाऊंगा, मैं समाप्त करना है मुझे। भाजपा वक्ता नक्सलियों के बारे में तो बड़ी लंबी लंबी बातें की है। अब पूरा प्रदेश देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णु सहाय जी से लेकर अमित शाह जी और प्रदेश के गृह मंत्री नक्सली जो थे उनसे गलभैया कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जो निर्दोष है उनके अगर कांग्रेस पार्टी आवाज धारा में आ गए, अरे भाई हथियार छोड़ दिए हैं, संविधान के सामने। ठीक, उमेश जी मुझे समाप्त करना। ठीक है अनिल जी, ठीक है धनंजय जी, आपकी बातें आ गई, आपकी ठीक है, ठीक है अनिल जी एक और आंकड़े लेके आ रहा हूँ। ठीक है उमेश जी, अनिल जी मैं एक और आंकड़े लेके आ रहा हूँ। धनंजय जी ने अच्छा याद दिलाया कि राजनीतिक दलों पे दर्ज मामले वापस हो गए 103, और अगर पूरे मामले को देखा जाए 16 जिलों में 41 अन्य मामलों की भी वापसी हुई थी। 144 राजनीतिक मामले अप्रैल 2025 में वापस कर लिए गए। 1 साल से ज्यादा बीत गया। नक्सली आरोप में बंद उनका क्या होगा? वही कह रहा हूँ, इमीडिएटली उनको रिलीज करना चाहिए। जब आप जो साधारण जो समाज में रह के जो अपराध कर रहे हैं उनको आप ही बता रहे हैं 100, मैं तो कह रहा हूँ टोटल हर नहीं, वो तो मामले अब वापस हुए हैं, लेकिन जेल से रिहा हुए हैं कैदी अच्छे आचरण के कारण। हर साल होता है, और ये आज की बात नहीं, परंपरा कब से जमाने से है कि भाई आप छोड़िए। तो आप इनको क्यों नहीं छोड़ पा रहे? इनको तो इमीडिएट रिलीज करना चाहिए। और दूसरी बात, उनका अधिकार है जमानत पाना, या अगर आप नहीं छोड़ सकते, नहीं उनको रिहा कर सकते, तो कम से कम जमानत पर तो रिहा कीजिए। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि जेलों में बंद वो तथाकथित नक्सलियों के सहयोगी आदिवासी जिन पे एक टैग लगा हुआ है, वो कब रिहा होंगे वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस विषय पे छत्तीसगढ़ में सियासत बेहद गर्म है। कानूनी पहलू क्या कहता है, कब उन्हें न्याय मिल पाएगा, इस बात का इंतजार आपको, हमको, हम सभी को फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।